student. Today we will discuss QSAR, that is quantitative structure activity relationship. In this, we will discuss physicochemical parameters like partition coefficient, Hammett electronic parameters, and Taft steric parameter as per your syllabus. In the previous two videos, we have already discussed introduction about drug design and the methods of drug design and the various approaches in drug design. Let's discuss the introduction about QSAR. Students, the identification of a new drug molecules require a lot of synthesis, time, money. And it was identified that out of a billion molecules synthesized, around one or two molecules reach the clinical trial. This produces hurdle in the discovery of new chemical entities for the treatment of various disease. The quantitative structure activity relationship, that is QSAR approach, has proved extremely useful in tackling this problem. A QSAR is a mathematical relationship between a biological activity of a molecular system and its geometric and chemical characteristic. QSAR is a mathematical relationship between a biological activity of a molecular system and its geometric and chemical characteristic. QSAR attempts to find consistent relationship between biological activity and molecular properties so that these rules can be used to evaluate the activity of a new compound. Students, जैसे कि हम लोगों ने मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ी, बहुत सारी ड्रग्स की कैटेगरी पढ़ी, जैसे एंटी एचआईवी, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, डिस्कस किए, ड्रग्स डिस्कस करी, उनके मोड ऑफ एक्शन यूज किए. तो हम ये सबसे पहले ये जानेंगे, जैसे कि आपको मालूम है ये कोई ड्रग इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए है, तो आप जानते हैं कितने सारे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए गए होंगे, कितना टाइम लगा होगा, कितना पैसा खर्च होगा, तब जाके ये पता चला. तो अब आगे हम लोगों ने कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में और जो हमारी मॉडिफाइड मेथड्स आई, वो ये आई कि हम सबसे पहले कोई मॉडल तैयार करें और उसमें जो ड्रग जो पर्टिकुलर टारगेट पे अटैच हो रही है और अपना एक्शन शो कर रही है, उसको हम आइडेंटिफाई करें, क्वांटिफाई करें मैथमेटिकली. तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब है क्वांटिटी, दैट इज कोई भी क्वांटिफाइड इक्वेशन आएगी और कोई वैल्यूज आएंगी. और हम ये जानते हैं कि एक ड्रग मॉलिक्यूल में लिपोफिलिक करेक्टर होता है, हाइड्रोफिलिक करेक्टर होता है, उसके अंदर बहुत सारे अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड है तो स्टेरिक इफेक्ट भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन सब इन्वॉल्व होते हैं, चार्ज, शेप, जैसे कि हमने ड्रग डिजाइन में बताया था. तो क्यूएसआर क्या है एक्चुअली में? क्यूएसआर, दैट इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज क्वांटिफाइड. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होती है, ये डेवलप की जाती है और ये एक रिलेशनशिप होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में और जो मॉलिक्यूल्स में जो उनकी लिपोफिलिसिटी है या हाइड्रोफोबिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, स्टेरिक पैरामीटर, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इनके बीच के एक रिलेशनशिप और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कैसे रिलेट कर रही है, एक इक्वेशन के फॉर्म में आती है, तो उसको हम बोलते हैं QSAR. ठीक है, तो QSAR approach attempts to identify and quantify the physicochemical properties of a drug and to see whether any of these properties has an effect on the drug's biological activity. मीन्स जैसे कि हम ये जानते हैं कि जैसे हमने किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए पहले लीड मॉलिक्यूल हम सिंथेसाइज करते थे, फिर उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाते थे, तो इस ऐसे टाइम में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, हमें ये पता ही नहीं चलता था कि ड्रग कैसे बाइंड करेगी, क्या वाकई में एक्टिविटी शो करेगी. तो हमने इन चीजों को मॉडिफाई करते हुए QSAR मॉडल्स डेवलप किए जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में आए. हमने कंप्यूटराइज टेक्निक यूज करी, इसमें हमने एंजाइम रिसेप्टर, एंजाइमेटिक जो भी एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं या रिसेप्टर प्रोटीन्स जो ड्रग एक्ट करती है, तो हमने उसको मॉडल को जनरेट किया और ड्रग को वहां पर बाइंड कराया. ठीक है, यहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है. यहाँ हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर से ये पता करते हैं कि ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड सही से होगी कि नहीं. जैसे मान लो कोई ड्रग बॉडी में जाती है तो वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स, तब जाके ड्रग का हमें एक्शन दिखाई देता है. फिर हम बोलते हैं कि ये ड्रग अच्छी है या बुरी है, या इसका एक्शन एक्टिव है या इनएक्टिव है. तो हम सबसे पहले हम इसको कंप्यूटराइज्ड ही ये चीजें पता कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके डिजाइन कर लेते हैं, तभी जाके हम एक्टिविटी को चेक करते हैं. तो QSAR एक रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजिको केमिकल पैरामीटर्स. तो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिसिटी, दैट इज इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स एंड स्टेरिक पैरामीटर्स. तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे.
तो QSAR involve the derivation of a mathematical formula for equation which relates the biological activities of a group of compounds to their measurable physico-chemical parameters. These parameters have major influence on the drug activity. ठीक है, ये ड्रग एक्टिविटी पे और बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज और फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, इनका एक रिलेशनशिप है. तो QSAR डिराइव इक्वेशन टेक द जनरल फॉर्म biological activity function as parameter, that is physico chemical parameters. Activity is expressed as log 1 by c. ठीक है, ये आपको जब इक्वेशन दिखाई देगी QSAR की तो log 1 upon c ये, तो c is the minimum concentration required to cause a defined biological response. ठीक है, the QSAR equation is developed by considering the physico-chemical properties contributing to biological activity. The QSAR equation will predict the biological activity for the new molecule to be designed. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई जब ड्रग डिजाइन करनी है तो हमें उसका QSAR इक्वेशन से हम ये पता कर लेते हैं कि वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी. अगर उसके हमें कहीं इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, स्टेरिक पैरामीटर को चेंज करना है तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उसके सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करके, और ये वैल्यूज हमें पता लग जाती हैं कि किसकी वैल्यू कितनी होती है. क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल ड्रग जो कोई ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो अपना एक एक्शन शो करता है, तो वहां पर उसके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं कि लिपोफिलिक पैरामीटर. ठीक है, लिपोफिलिक पैरामीटर उसका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर कि वो बाइंड कैसे करेगा, स्टेरिक कि वो किस तरीके से फिक्स होगा रिसेप्टर में. मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा ऐड है कि उसकी वजह से फिक्स नहीं हो पा रहा तो हम उसके सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ इस QSAR मॉडल के थ्रू हम ये चीज पता करते हैं. अब ये QSAR एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, तो इसमें कुछ ग्राफ्स आते हैं इक्वेशंस के रिलेटेड. तो ये रेंज ऑफ कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड इन ऑर्डर टू वेरी वन physicochemical property and to test how this affects the biological activity. A graph is then plot the biological activity on the y-axis. तो y-axis पे एक पैरामीटर्स आ जाएगा. ठीक है, and versus the physicochemical feature on the x-axis. ठीक है, तो x-axis पे क्या रहेगा आपका फिजिको-केमिकल पैरामीटर, जैसे x-axis पे इस पे log p है. ठीक है, और y-axis पे इसकी रहेगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी. The baseline will be the closest to the data point to measure how close the data points vertical lines are drawn from each points. The baseline through the points will be the line where total is minimum. मतलब इस लाइन जब हम खींचेंगे तो इस लाइन के आसपास कितने ये डेटा पॉइंट आएंगे तो ये अच्छी एक्टिविटी को शो करेगा. ठीक है, तो ये आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस. ठीक है, तो y एक्सिस पे क्या आएगा आपका, ये ग्राफ इज प्लॉट देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन द y एक्सिस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वर्सेस फिजिको केमिकल फीचर ऑन द x एक्सिस. ये फिर आपने log p लिया, ये पार्टीशन कोएफिशिएंट है. The QSAR equation derived as the log biological activity is equal to y calculated, that is k1x plus k2. तो ये रेट कांस्टेंट आएंगे और ये डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के साथ एक इक्वेशन आती है. इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने की मिलेगी जैसे आपने देखा हुआ है रेट कांस्टेंट वाली, जो रेट ऑर्डर्स वाली जो काइनेटिक्स में हमने देखा है. It is a measure of how well the equation explain the variance in activity observed in terms of physico-chemical parameters present in the equation. तो y का log observed activity physico-chemical property. तो x क्या है physico-chemical property and k1 and k2 are the rate constant. Let's discuss the various steps involved in QSAR. तो फर्स्ट इज जो हम QSAR को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें कोई एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी सीरीज लेनी पड़ेगी जिसका हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करनी है. तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सीरीज स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सीरीज. सेकंड आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरियस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स फॉर डिस्क्रिप्टर्स और पैरामीटर्स. ठीक है, तो जो हमने पहले तो सबसे पहले कोई एक सीरीज उठा ली, चाहे एंटी कैंसर हो चाहे एंटी HIV हो. उसके बाद हमने उसके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम इनका कोरिलेशन निकालते हैं. आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी तो एक कोरिलेशन पैराम इक्वेशन लगाई जाती है, तो कोरिलेशन निकालते हैं बिटवीन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलती है फोर्थ स्टेप में. फोर्थ स्टेप में आने के बाद हम फिर उस मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं जो QSAR के बेसिस पर. उसके बाद हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं उस डिजाइन मॉलिक्यूल की कि फाइनली उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है. उसके बाद हम फिर उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं. तो ठीक है, तो पहले हम कंप्यूटर पे ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे हम लीड मॉलिक्यूल लेते थे उसको हम सिंथेसाइज करके डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाते थे, फिर एक सार बनाते थे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. यहाँ पर हम QSAR बोले, दैट इज क्वांटिटेटिव.
कोई क्वांटिटी हम पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले एक सीरीज तैयार करेंगे उस पर्टिकुलर कोई डिजीज की जिसमें हमने उस मेडिसिन को यूज करना है। उसके बाद हम उसके पैरामीटर्स को डिजाइन करेंगे, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे इन दोनों के बीच में, एक इक्वेशन जनरेट होगी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल डिजाइन हो जाएगा, फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हम उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि वो बायोलॉजिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कि कितना टॉक्सिक है। फिर फाइनली हम उस कंपाउंड को सिंथेसाइज करेंगे। तो हमें जब कंपाउंड के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा तभी हम उस कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं। ना हम बात करते हैं फिजिको केमिकल पैरामीटर, जो हम अभी तक बहुत देर से बात करते आ रहे हैं कि कौन कौन से हमारे डिफरेंट फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं आपके सिलेबस में जो मेंशन है, जिनके में केवल 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस करने हैं, जैसे पार्टीशन कोएफिशिएंट, टाफ्ट कांस्टेंट और एक आपका है हैमेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम ये जान लेते हैं कि ये 3 ही पैरामीटर्स नहीं होते, बहुत सारे और पैरामीटर्स या डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो क्यूएसआर स्टडीज में काम आते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रोफोबिसिटी, नंबर 1। तो हाइड्रोफोबिसिटी में सबसे पहले आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, दैट इज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं log p से। सेकंड आता है हेंश सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, दैट इज पाई सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। मतलब आपकी कोई एक ड्रग है, जैसे मान लो कोई एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर OH लगा है, NO2 लगा है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनका भी अपनी अपना एक इफेक्ट होता है, उसको हम रिलेट कराते हैं पाई से। तो पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट निकाला जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोफोबिसिटी में हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जिसको हम log d से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली हम log p वैल्यू यहाँ डिस्कस करेंगे हाइड्रोफोबिसिटी में। सेकंड पैरामीटर आता है स्टेरिक पैरामीटर, जिसमें हम टाफ्ट कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ES से। इवरलूप स्टेरिक पैरामीटर, मोलर वॉल्यूम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MV से, वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल वॉल्यूम्स। तो बहुत सारे स्टेरिक पैरामीटर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो आपके सिलेबस में मेंशन है टाफ्ट कांस्टेंट, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स, इसमें आता है आपका हैमेट कांस्टेंट। हैमेट कांस्टेंट है डाइपोल मोमेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, पीकेपी, यहाँ हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हैमेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, हाइड्रोफोबिसिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, स्टेरिक पैरामीटर टाफ्ट कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर दैट इज हैमेट कांस्टेंट। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं log p या पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये हम पहले भी जानते हैं पार्टीशन क्या होता है, कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। तो लिपिड इज एन वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हम जानते हैं कि कोई ड्रग, जब हम उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं तो सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्ब होती है, और वो डिपेंड करता है लिपिड्स। तो लिपिड हमारा वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसमें ड्रग कितना एब्जॉर्ब होगी तो ड्रग में कितना हाइड्रोफोबिक करेक्टर होगा, कितना हाइड्रोफिलिक करेक्टर होगा, ये हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। तो यहाँ भी हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व होते हैं। तो lipid is a vital constituent of the cell membrane. The hydrophobicity of a drug is an important parameter, play a vital role from drug administration, distribution and interaction with the receptor or target site to produce the biological response. ठीक है, the optimum hydrophobicity is required to transport the drug to the site of action. ये हम पहले भी जानते हैं कि ऑप्टिमम ही होना चाहिए। अगर ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा तो वो वहीं रुक जम जाएगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ ए ड्रग इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली by testing the drug relative distribution is known as partition coefficient. तो हमें किसी ड्रग का हाइड्रोफोबिसिटी निकालना है तो हम वो एक पैरामीटर से निकालते हैं, उसको बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट P is usually expressed as log P, जैसे कि हमने पहले बताया। दिस इज जनरली फाउंड बाय द आइडियल सॉल्वेंट। तो हम ये प्रैक्टिकली हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट होती हैं, जिसमें हम मेजर जो मेन सॉल्वेंट लेते हैं वो नॉर्मल ऑक्टेनॉल, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और एक वाटर दैट इज एक्वस फेज। तो इट इज डिफाइंड एज P is the ratio constant of concentration of drug in octanol but to the concentration of drug in aqueous। तो आप देख रहे हैं कि P is equal to C concentration octanol and C aqueous। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट इज P हो गया, C octanol मतलब concentration drug in octanol, C aqueous का मतलब concentration drug in water। It is simpler term, the partition coefficient is the ratio of drug in octanol and water। तो आपने जैसे पहले कभी मैंने आपको दिखाया होगा, कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर हम किसी ड्रग को, अगर हमारे पास 2 सॉल्वेंट हैं सेपरेटिंग फनल में, एक में नॉर्मल ऑक्टेनॉल है और एक में वाटर, हमने कोई ड्रग डाली और उसको शेक किया, तो कुछ ड्रग जो होगी वो वाटर में जाएगी, कुछ पार्ट उसका एक्वस फेज में जाएगा, कुछ नॉन एक्वस फेज में जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना हाइड्रोफोबिसिटी उसकी है। ठीक है, द नॉर्मल ऑक्टेनॉल सॉल्वेंट विल मिमिक द लिपिड कंपार्टमेंट इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि यहाँ पर हमने जो लिपिड कंपार्टमेंट लिया हमारी बॉडी का, वो कर रहा है हमारा, मिमिक करेगा नॉर्मल ऑक्टेनॉल, कि उसका जितना लिपिड का जो एब्जॉर्प्शन है in the body, and water will mimic aqueous compartment of the body. P is generally expressed as log P because it depends upon various functional group plus the whole molecule. ठीक है, तो जो ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी दैट इज P, पार्टीशन कोएफिशिएंट लॉग P जो है, वो डिपेंड ये भी करेगा कि जो ड्रग का मॉलिक्यूल का जो बैकबोन है और उसके साथ साथ उसके सब्स्टिट्यूएंट उससे अटैच्ड है। ठीक है, मान लो कोई आपने देखो जैसे बेंजीन है, उसके ऊपर NO2 लगाया, OH लगाया, तो बेंजीन की अपनी यहाँ लिपोफिलिसिटी होगी, उसके अलावा जो NO2 और OH जुड़ा हुआ है उसकी भी सम होगी। यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, द होल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल comprised of basic skeleton plus various substituent. The contribution of hydrophobicity by substituent is expressed as pi and sum of pi is equal to log p. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पाई सब्सिट्यूएंट है, जो सब्सिट्यूएंट ऐड होते हैं उस ड्रग में, उनकी जो सम होगा वो रिलेट करेगा हाइड्रोफोबिसिटी को। ठीक है, तो पाई क्या है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि पाई क्या होता है और लॉग पी क्या होता है। तो लॉग पी अगर हम देखें तो ड्रग इन ऑक्टेनॉल, ड्रग इन वाटर, ये हमने एक रिलेशन आया। ठीक है, और हमने नॉर्मल ऑक्टेनॉल को इसलिए लिया है क्योंकि ये मिमिक कर रहा है लिपिड कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वेरी लॉग पी एंड सी हाउ दिस अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज 1/c, जैसे हमने भी देखा था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम रिलेट करते हैं 1/c से, where C is a drug required to achieve a defined level of biological activity. The more active drug require lower concentration. ठीक है, जितनी ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उतना ज्यादा एक्टिव होगी। तो हम इसके बीच में प्लॉट आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और लिपोफिलिसिटी में। टिपिकली ओवर ए स्मॉल रेंज ऑफ लॉग पी ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। अगर हम ये देखें कि जो हम लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ी है, तो वहां पर हमने सिंगल ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, तो वहाँ ग्राफ भी आते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया, ये ग्राफ प्लॉट किया है हमने, एक्स एक्सिस पे क्या है आपके, वाई पे क्या है, वाई पे हमारा है ये आपका एक्टिविटी, और यहाँ पर फिजिकल केमिकल पैरामीटर लॉग पी, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, log 1/c is equal to k1 log p and plus kt। ठीक है, if graph is extended to very high log p and values then get parabolic, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये पैराबोलिक हो गया। ठीक है, ये पैराबोलिक, अगर हम log p की वैल्यू बढ़ा दें, मतलब लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो ये एक साइड से तो एकदम एक्टिविटी बढ़ेगी, बट दूसरे साइड से डाउन हो जाएगी, तो ज्यादा लिपोफिलिसिटी भी अच्छी नहीं है। उससे क्या होगा, एक पैराबोलिक कर्व जो आता है उसका जो इक्वेशन आती है वो आती है log 1/c माइनस k log p स्क्वायर प्लस k2 log p प्लस k3। तो ये आपको याद रखनी है कि इसमें कौन सी इक्वेशन आती है और उधर कौन सी इक्वेशन आती है। तो जनरली द बायोलॉजिकली रेस्पॉन्स ओबेज द पैराबोलिक कर्व, दैट इज the drug show low biological response when log p is low. The drug show maximum biological response when log p is optimum. Optimum मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम रेंज आ रही है। The drug show a maximum biological response when log p is optimum. The biological response of a drug is declined when log p is very high. अगर log p वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। This proved that the biological response of a drug falls under parabolic graph, not linear. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफोबिसिटी होती है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, जिससे उसका मैक्सिमम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आए। ठीक है, तो क्यूएसआर इक्वेशन ये इंडिकेट कर रही है इस पैरामीटर्स को लेकर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट। जो भी हमने बात करी, जो पाई होता है वो log पी एक्स प्लस log पी एच, ये फॉर्मूला निकल के आता है। पीएच क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ए स्टैंडर्ड कंपाउंड। पीएक्स क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट फॉर स्टैंडर्ड विद सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH और NO2 लगा है, तो log px तो हो गया आपका बेंजीन का, और log pH हो गया NO2 और OH का। ठीक है, तो ए पॉजिटिव पाई वैल्यू इंडिकेट द पाई सब्स्टिट्यूएंट हैज ए हायर हाइड्रोफोबिसिटी देन हाइड्रोजन। मतलब ये है कि अगर पाई वैल्यू की वैल्यू जितनी पॉजिटिव आएगी तो यानी कि वो उतना ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा, दैट इज लिपोफिलिक होगा। अगर ये नेगेटिव पाई वैल्यू इंडिकेट्स दैट द पाई सब्स्टिट्यूएंट हैज ए लोअर हाइड्रोफोबिसिटी देन हाइड्रोजन एंड द ड्रग फेवर्स द एक्वस फेज। ठीक है, तो ये पाई वैल्यू हमें इंडिकेट करा रही है कितना हाइड्रोफोबिसिटी है और कितना हाइड्रोफिलिसिटी है। ठीक है, पाई आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल
which might interact with hydrophobic region in the binding site. ठीक है. Now the next parameter is electronic parameter. इससे पहला वाला पैरामीटर हमारा था हाइड्रोफोबिक पैरामीटर. स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल इन तीन पैरामीटर से होकर जाएगा, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक. तो QSAR इक्वेशन आती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी प्लस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर प्लस स्टेरिक पैरामीटर. तो ये तीन इक्वेशन मिलके आएंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पर वन बाई वन इन पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ए वेरियस सब्स्टिट्यूएंट विल क्लियरली हैव एन इफेक्ट ऑन ड्रग आयोनाइजेशन एंड पोलैरिटी. तो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हमारा ड्रग के आयोनाइजेशन में हेल्प करता है, और पोलैरिटी मतलब जब कोई ड्रग आयोनाइज होती है और वो कितना पोलर है या नॉन पोलर है. Have an effect on how easily drug can pass through the cell membrane or how strongly it can interact with the binding site. ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन में कैसे पास करेगी और कैसे बाइंडिंग साइट पे जाके इंटरेक्ट करेगी. The distribution of electron in the molecule influences the activity of drug molecule. The drug should cross the various barrier to reach the site of action to produce the biological response. Generally, unionized molecule are easily transported across the membrane than the ionized molecule. The reason behind that ionized and charged molecules are opposed by the electrical charge present in the membrane, unwind, and neutral molecule have no charge so that their transport across the membrane is facilitated easily without any electrical interruption. तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है. और जो चार्ज जो आयोनाइज्ड फॉर्म होगी वो उसको टाइम लगेगा और वो शायद ना भी पेनिट्रेट करे. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को में बड़ा ध्यान से रखा जाता है. जब मान लो कोई ड्रग जाएगी तो वो किस फॉर्म में जाके एब्जॉर्ब होगी. ठीक है. आयोनाइजेशन फॉर्म फेवर करता है एक्सक्रीशन को. ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूशन को भी करता है, जिससे कि ड्रग मॉलिक्यूल कितना आयोनाइज्ड हो रहा है कितना अनआयोनाइज्ड हो रहा है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेडिकेम फर्स्ट में. तो इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है हैमेट कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. तो सिग्मा वैल्यूज आर द लॉगरिथम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजिक एसिड. तो हैमेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस इक्वेशन इस कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को. तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड. तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, तो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया हैमेट ने कांस्टेंट को, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लॉग के एक्स अपॉन के. और इसको हमने जस्टिफाई किया, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लॉग के एक्स माइनस लॉग के. तो के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पेरेंट कंपाउंड दैट इज बेंजोइक एसिड. ठीक है. और के एक्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. तो हैमट ने बेंजोइक एसिड पे एक्सपेरिमेंट किया. बेंजोइक एसिड का हम फॉर्मूला जानते हैं, बेंजीन के ऊपर COOH. ठीक है. और अगर हम इसमें मेटा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगाते हैं तो वो KX होगा. So this is a measure of electron withdrawing or electron donating ability of a substituent. The arrangement of electron in a drug molecule depends upon electron donor and acceptor. तो जो substituent होगा वो या तो electron donating group है या electron withdrawing group है, तो वो कैसे इफेक्ट डालेगा उस ड्रग मॉलिक्यूल पे. ठीक है. तो यहाँ हम ये चीज डिस्कस करेंगे. तो electron withdrawing group result in the aromatic ring having a stronger and stabilizing influence on carboxylate ion. The equilibrium shift more to ionized form such a larger KX value. ठीक है. जैसे आपने अभी देखा तो बेंजोइक एसिड है ये. ठीक है. जब हमने सब्स्टिट्यूएंट इसकी पैरा पोजीशन पे लगाया तो पैरा पोजीशन से रिप्रेजेंट किया KP से, और अगर हमने इसका मेटा पे लगा तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया KM से. तो पैरा और मेटा का ये फॉर्मूला आया. तो ठीक है. ये अब ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट मोर टू आयोनाइज्ड फॉर्म when such an larger kx value. अगर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म की तरफ मूव करेगा, और अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म. If substituent X, that is substituent, as an electron donating group such as alkyl, then aromatic ring less able to stabilize the carboxylate ion, equilibrium shift to left and smaller kx value. तो ये चीज इंडिकेट करती है नेगेटिव वैल्यू किसके लिए आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए. ठीक है. A negative value for sigma x indicates that the substituent is acting as electron donor group, since rate constant of benzoic acid is more than substituted benzoic acid. Conversely, a positive value show that the substituent is acting as electron withdrawing group. Electron withdrawing group क्या होता है, NO2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया. तो इस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा.
सिग्मा वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को बता रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वेरीज विद द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द मॉलिक्यूल. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूज्ड टू कंपेयर द इलेक्ट्रॉन distribution of structurally similar compounds. Hammett used equilibrium constant to study the relationship between structure of aromatic acid and the acid strength. He calculated constant known as Hammett substitution constant, that is sigma x, for a variety of ring substituent of the benzoic acid. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको Hammett constant क्या होता है. अब हम बात करते हैं टॉफ्ट स्टेरिक फैक्टर, जो आपके थर्ड फिजिको केमिकल पैरामीटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको हम स्टेरिक फैक्टर्स बोलते हैं. इसके अंदर हम टॉफ्ट स्टेरिक पैरामीटर बोलेंगे. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ES से, ठीक है. तो इसमें बात करें कि स्टेरिक पैरामीटर्स क्या करते हैं. द शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ड्रग टू बाइंड ऑन एक्टिव साइट्स, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट. A small substituent may facilitate the molecule to interact with the receptor freely, whereas bulky group may offer the hindrance, ठीक है. However, sometimes bulky substituent may orient the molecule to receptor effectively. The hydrophobic and electronic parameters are easy to quantify, but it is difficult to measure the steric property. In order to solve the complexity in Hammett equation, 1952, Robert W. Taft modified the Hammett equation to quantify the steric contribution by taking the acid hydrolysis of to alpha substituted methyl ethionate, that is esters. The reason to take this molecule is that the steric property control the hydrolysis. बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्टेरिक पैरामीटर. ये हमारा डिपेंड करता है उस ड्रग के साइज पर और उसके शेप पर कि वो उस रिसेप्टर पर जाके एक्ट करेगा, ठीक है. जब वो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर से, अगर बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है तो बहुत इजीली वो रिसेप्टर में बाइंड होगा. अगर कोई बल्की ग्रुप है, बल्कि मतलब उस मॉलिक्यूल में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट एडेड है, कोई अदर रिंग जोड़ी है, कोई बहुत बड़ा बल्की ग्रुप बन गया, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, दैट इज उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट. तो ये बल्की सब्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, रिसेप्टर इफेक्टिवली, मतलब रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे उनकी बाइंडिंग और बाइंडिंग साइट्स को इफेक्ट करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टाफ्ट्स ने बनाया. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को ओवरकम करते हुए या उसको मॉडिफाई करते हुए उन्होंने अपना एक स्टेरिक फैक्टर दिया, जिसको टाफ्ट स्टेरिक फैक्टर बोला, जिसको ES के नाम से रिप्रेजेंट किया. और इन्होंने एसिड हाइड्रोलिसिस को छोड़कर उन्होंने अल्फा सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल इथेनेट्स को लिया. यहाँ पर उन्होंने एस्टर्स लिए. According to Taft, it is measured by the comparing the rate of hydrolysis of substituted aliphatic ester against a standard ester under acidic condition. देखो हैमट ने एसिड हाइड्रोलिसिस देखा था आपका बेंजोइक एसिड में, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, एलिफेटिक एस्टर्स का, ठीक है. एसिडिक कंडीशन पे हाइड्रोलिसिस होगा. तो यहाँ जो इक्वेशन आती है, देखिए भाई सिंपल सी इक्वेशन है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपको ध्यान रखना है हाइड्रोफोबिसिटी कैसी निकाली जाती है, ठीक है. इसमें ग्राफ आते हैं, लीनियर वाला आता है, पैराबोलिक आता है. इससे फिर हेमेट इक्वेशन, जो हेमेट कांस्टेंट है, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को, तो उन्होंने अपनी इक्वेशन दी, ठीक है. इसके बाद स्टाफ ने मॉडिफाई किया हेमेट को, तो उन्होंने अपनी इक्वेशन दी log kx माइनस log k0. kx रिप्रेजेंट द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड एस्टर, ठीक है. और k0 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेरेंट एस्टर, यानी कि पेरेंट एस्टर को हमने जब सब्स्टिट्यूटेड नहीं किया, ठीक है. तो टाफ्ट ने निकाला, तो kx रिप्रेजेंट द रेट हाइड्रोलिसिस ऑफ एलिफेटिक एस्टर हैविंग सब्स्टिट्यूएंट kx मतलब x, और k0 रिप्रेजेंट करता है पेरेंट को, ठीक है. अब जो पैरामीटर, जो सब्स्टिट्यूएंट्स आए जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, मिथाइल है, इथाइल है, एन प्रोपाइल है, एन ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल, आई ब्यूटाइल है, इन सब्स्टिट्यूएंट की जो ये वैल्यूज आती हैं, देख रहे हैं आप. तो ये वैल्यूज हम QSR इक्वेशन में पुट करते हैं, ऐसे log p की वैल्यू पुट करते हैं, हेमट की सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, और ES टाफ्ट की वैल्यू पुट करते हैं. फॉर एग्जांपल रेफरेंस एस्टर इज x इज Me, ठीक है, इसमें 0 है. सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन स्मॉलर देन Me रिजल्ट इन फास्टर हाइड्रोलिसिस. आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू मिथाइल रिजल्ट इन फास्टर, ES will value will be positive. उस इक्वेशन से अगर हमने इससे पहले वाली जो इक्वेशन दी, ES इक्वल टू kx log kx माने log k0, ठीक है, उसमें पुट करेंगे तो ES की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो फास्टर हाइड्रोलिसिस होगी. और ES की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हाइड्रोलिसिस स्लो होगी, ठीक है. थैंक यू.